किसी ने क्या खूब कहा है, जो कुछ भी हम स्कूल में सीखा है वो सब भूल जाने के बाद भी जो हमें याद रहता है वही हमारी शिक्षा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम सीखेंगे कि पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान होना भी ज़रूरी है। तो उसी पर आधारित हमारी ये कहानी है जिसका शीर्षक है कि पढ़े से कढ़ा अच्छा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक पुरानी कहावत है, पढ़े से कढ़ा अच्छा। अर्थात अनुभवहीन डिग्रीधारी की अपेक्षा अनुभवी अनपढ़ बहुधा कई दर्जे अच्छा होता है। अच्छे घराने का एक अल्हड़ युवक विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरा करके अपने गांव लौटा। सवेरे सवेरे जींस कसकर घोड़े पर बैठकर गांव के बाहर निकल गया। थोड़ी दूर गया था ही कि उसने देखा कि नदी के किनारे धुनी रमाए अधेड़ उम्र के दो तीन साधु आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। उनके कुछ शब्द युवक के कानों में पड़े। वह उत्सुकता बस घोड़े से उतर गया और साधुजनों से पूछने लगा, महात्मा, आप लोग क्या कर रहे हैं? उनमें से एक साधु बोला, कुछ नहीं, हम आपस में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों पर चर्चा कर रहे थे। सुनना चाहते हो? युवक ने विस्मत नेत्रों से कहा। साधु महात्मा, इसीलिए तो मैं उतरा हूं। साधु बोला, तो ध्यान से सुनो और गांठ बांध लो। पहला, अटको मत। जिस उद्देश्य से निकले हो बिना उसकी प्राप्ति किए रुको मत। शास्त्रों में इसीलिए लिखा है, चरैवेति चरैवेति, यानी चलते रहो चलते रहो। दूसरा, कटको मत। मधुर भाषी बनो। काट खाने वाली भाषा मत बोलो, चिड़चिड़े मत बनो। तीसरी चीज, खटको मत। खटकने वाली बात मत करो। चुभती, टीस मारती या गड़ने वाली बात मत बोलो। चौथी चीज, खटको मत। खाना कूच कूच कर खाओ, उसे गटको मत। पांचवी चीज, चटको मत। अक्सर अवसर के अनुसार वेशभूषा पहनो। बहुत चटकीली, भड़कीला, ठसक भरी, नाच नखरे वाली वेशभूषा उपयुक्त नहीं होती है। छठा है, छटको मत। समूह में काम कर रहे हो या समूह में हो तो वहां से सरकना नहीं चाहिए। सातवीं चीज याद रखना, झटको मत। सभा में बैठकर हाथ पैर झटकना नहीं चाहिए। फटको मत। सभा में रहते हुए तड़फड़ाना ठीक नहीं होता है। भटको मत। अपने चुने हुए रास्ते से भटकना नहीं, अपने लक्ष्य से कभी च्युत न होना। मटको मत। धन संपदा या उच्च पद मिल जाने पर इठलाना उचित नहीं। प्रभुता पाही काहि मद नाही का भाव मत पालो। लटको मत। ऊंची जगह से किसी चीज का सहारा लेकर लटकना खतरे वाली चीज है, इससे संभल कर रहो। सटको मत। किसी विद्युत सभा में बैठे हो या किसी गंभीर विषय पर चर्चा चल रही हो, विचार मंथन हो रहा हो, तो वहां से धीरे से खिसक जाना अभद्रता कहलाता है। विश्वविद्यालय से साहित्य की ऊंची डिग्री लेकर तुरंत लौटा वह प्रखर स्नातक उन डिग्री विहीन साधुओं के व्यवहारिक ज्ञान पर हतप्रत था। उसकी झोली में सहज ही अपार रत्न आ पड़े थे। उन विज्ञ साधुओं को प्रणाम करके वह अपने घर लौटा। सोचने लगा, सदियों से संग्रहित ज्ञान भारतवर्ष के गांव गांव में बिखरा पड़ा है, वह भी अत्यंत सार गर्भित संक्षिप्त शब्दों में। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें कई चीज सीखने को मिलती हैं जो कि डिग्री में हमें नहीं मिलती हैं, जो कि व्यवहारिक ज्ञान है, जो हमें हमेशा हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे घर में
ये सब चीज़ें सिखाई जाती रहती हैं। इनको आप सीखते रहिए और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहिए। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, समाज सेवा करना देश की सेवा करनी जैसी है। देश के प्रति सेवा मनोभाव हर एक के दिल में होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है देश सेवा की सच्ची भावना। आज हम अपने महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक घटना से आज हम देखेंगे कि देश सेवा क्या होती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे। यह उस समय की बात है जब असहयोग का आंदोलन आरंभ हो गया था। लोगों में देश प्रेम की भावना आने लगी थी और उन्होंने अंग्रेजों को देश से निकाल भगाने और स्वदेशी अपनाने की ठान ली थी। एक नवयुवक गांधी जी के पास आया और उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं पढ़ा लिखा हूँ, अंग्रेजी जानता हूँ, उच्च कुलीन हूँ। कृपया आप मेरे स्तर का कोई कार्य बताएं। मैं देश सेवा करने का जज्बा रखता हूँ और मैं आपको सहयोग आंदोलन में सहायता करना चाहता हूँ। गांधी जी धैर्य से उस युवक का पूरा परिचय सुनते रहे, किंतु ज्यों ही युवक ने अपना परिचय देना समाप्त किया, वैसे ही गांधी जी बोले, फिलहाल आश्रम के लिए भोजन बनाने की व्यवस्था करनी है। इसके लिए तुम चावल बीनने में मेरी सहायता करोगे? युवक ने अनमने ढंग से गांधी जी के साथ चावल बीनने के कार्य में हाथ बटाया। उसे यह कार्य करते हुए तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कल्पना की थी कि गांधी जी उसकी योग्यता के अनुसार उसे कार्य बताएंगे, किंतु हुआ विपरीत। संध्या का समय था। वहां रह रहे लोग आश्रम की सफाई व्यवस्था में लगे हुए थे। ऐसा देखकर उस नवयुवक को तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह नवयुवक उठा और महात्मा जी से आज्ञा लेना चाहा। अच्छा महात्मा जी, अब आज्ञा दीजिए, रात्रि का खाना मैं थोड़ा जल्दी खाता हूँ, इसलिए हम मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए। महात्मा जी ने उस नवयुवक के कंधे पर स्नेह भरा हाथ रखा और कहा, आप में देश सेवा की भावना है, यह बहुत ही अच्छी बात है, सराहनीय है। किंतु देश सेवा की भावना स्वच्छ मन और निर्मल मन से होना चाहिए। इसमें अपने आप को श्रेष्ठ न समझकर सबको समान मानते हुए देश हित में कार्य करना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं वह आप समझ रहे होंगे। वह नवयुवक गांधी जी के बातों को भली भांति समझ रहा था। उसने गांधी जी से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा और कहा, मैं आपकी बातों को भली भांति समझ रहा हूं, मुझे क्षमा करिए। मैं आगे से स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को नीचा नहीं समझूंगा और सच्चे मन से देश सेवा करूंगा। महात्मा जी ने उस नवयुवक को सराहते हुए गले लगा लिया। इससे उस नवयुवक की आंखें भर आई। सच्ची देशभक्ति के लिए केवल हिम्मत और जज्बा ही आवश्यक नहीं है, अपितु यह भी आवश्यक है वह देश में रहने वाले सभी लोगों को एक समान दृष्टि रखते हुए देखे, ऊंच नीच का बिना भेदभाव किए हुए सभी लोगों को अपनाए, अन्यथा उसकी देशभक्ति का कोई मतलब नहीं रह जाता। अपने देश में रहने वाले एक वर्ग को नीची दृष्टि से देखें तो यह देश के अखंडता पर भी खतरा होता है। दोस्तों, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। देशभक्ति की भावना आप प्रत्येक जगह रहकर दिखा सकते हैं, जैसे प्रत्येक नियम कानून का पालन और अपना काम ईमानदारी के साथ करते रहे, वही देशभक्ति है। तो महात्मा गांधी जी ने हमें यह शिक्षा दी और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत।
और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, लोग क्या कहेंगे, हम यह सोचकर जीते हैं, पर क्या कभी हमने विचार किया है कि भगवान क्या कहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन संघर्ष पर आधारित प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, ये दो पत्थरों की कहानी है जो हमें सफलता के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है दो पत्थरों की कहानी। नदी और पहाड़ों की कठिन व लंबी यात्रा के बाद दोनों ही किनारों पर पहुंचे असंख्य पत्थरों का ढेर सा लगा हुआ था। गोलाकार, अंडाकार व बिना किसी निश्चित आकार के इनमें से दो पत्थरों के बीच आपस में बातचीत होने लगी। दोनों एक दूसरे से अपने मन की बातें कहने सुनने लगे। इनमें से एक पत्थर एकदम गोल मटोल, चिकना व अत्यंत आकर्षक था, जबकि दूसरा पत्थर बिना किसी निश्चित आकार के खुरदरा व अनाकर्षक था। इनमें से बेडोल खुदरे पत्थर ने चिकने पत्थर से पूछा, हम दोनों ही दूर ऊंचे पर्वतों से बहकर आए हैं, फिर भी तुम इतने गोल मटोल, चिकने व आकर्षक क्यों, जबकि मैं नहीं। यह सुनकर चिकना पत्थर बोला, पता है, शुरुआत में मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था, लेकिन उसके बाद मैं निरंतर कई सालों तक बहता और लगातार टूटता व घिसता रहा। ना जाने मैंने कितने तूफानों का सामना किया है, कितनी ही बार नदी के तेज थपेड़ों ने मुझे चट्टानों पर पटका है, तो कभी अपनी धार से मेरे शरीर को काटा है, तो कहीं जाकर मैंने ये रूप पाया है। जानते हो, मेरे पास हमेशा ये विकल्प था कि मैं इन कठिनाइयों से बच जाऊं और आराम से एक किनारे पड़ा रहूं, पर क्या ऐसे जीना भी कोई जीना है? नहीं, मेरी नजरों में ये तो मौत से भी बदतर है। तुम भी अपने इस रूप से निराश मत हो। तुम्हें अभी और संघर्ष करना है, और निरंतर संघर्ष करते रहे तो एक दिन तुम मुझसे भी अधिक सुंदर, गोल मटोल, चिकने व आकर्षक बन जाओगे। मत स्वीकारो उस रूप को जो तुम्हारे अनुरूप न हो। तुम आज वही हो जो मैं कल था, कल तुम वही होगे जो मैं आज हूं, या शायद उससे भी बेहतर। चिकने पत्थर ने अपनी बात पूरी की। दोस्तों, संघर्ष में इतनी ताकत होती है कि वो इंसान के जीवन को बदल कर रख देता है। आज हम चाहे कितनी ही विषम परिस्थितियों में क्यों न हो, संघर्ष करना मत छोड़िए, अपने प्रयास बंद मत करिए। हमें बहुत बार लगेगा कि हमारे प्रयत्नों का कोई फल नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करना मत छोड़िए। और जब हम ऐसा करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें सफल होने से रोक पाएगी। सफल होने की आदत बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए, क्योंकि कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी आपको प्रत्येक सुबह 5:30 बजे मिलती रहे और आपकी आदत अच्छी बनती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, मित्रता की परीक्षा विपत्ति में की गई मदद से होती है, जो मदद बिना किसी शर्त के होती है। नमस्कार दोस्तों,
मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि दोस्तों की हम मदद करते रहना चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि दोस्तों की मदद करने से क्या होता है। बहुत समय पहले की बात है। रहमान चाचा के यहाँ एक चूहा रहता था। हर दिन की तरह उस दिन भी बाजार से गांव लौटते वक्त चाचा झोले में कुछ सामान लेकर आए। झोले से बिस्कुट का पैकेट निकालते देखकर चूहे के मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये क्या, अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा आज बाकी सामान के साथ एक चूहेदानी भी खरीद कर लाए थे। चूहा फौरन भागकर मुंडेर पर बैठे कबूतर के पास गया और घबराकर कहने लगा, यार आज बड़ी गड़बड़ हो गई। चाचा मुझे मारने के लिए चूहेदानी लेकर आए हैं। मेरी मदद करो, किसी तरह इस चूहेदानी को यहां से गायब कर दो। कबूतर मुस्कुराया और बोला, पागल हो गया है? भला मुझे चूहेदानी से क्या खतरा? मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। ये तेरी समस्या है, तू ही निपट। चूहा और भी निराश हो गया और मुर्गों के पास हाँफता हुआ पहुंचा। भाई मेरी मदद करो, चाचा चूहेदानी लेकर आए हैं। मुर्गे दाना चुगने में मस्त थे। चूहे से कन्नी काटते हुए बोले, अभी हमारा खाने का टाइम है, तू बाद में आना। अब चूहा भागा भागा बकरे के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। बकरा जोर जोर से हंसने लगा, यार तू पागल हो गया है। चूहेदानी से तुझे खतरा है, मुझे नहीं। और तेरी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? मैं कोई शेर तो हूं नहीं जो शिकारी मुझे जाल में फंसा लेगा और तू मेरा जाल कुतर कर मेरी जान बचा लेगा। और ऐसा कहकर बकरा जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा चूहा उदास मन से अपने बिल में वापस चला गया। रात हो चुकी थी। चाचा और उनका परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी खटाक की आवाज आई। चाचा की छोटी बिटिया दौड़कर चूहेदानी की ओर भागी। सभी को लगा कि कोई चूहा पकड़ा गया है। कबूतर, मुर्गे और बकरे को भी लगा कि आदत से मजबूर चूहा खाने की लालच में मारा गया। लड़की पलंग के नीचे हाथ डालकर चूहेदानी खींचने लगी। तभी हिस्स की आवाज आई। ये क्या, चूहेदानी में चूहा नहीं बल्कि एक जहरीला सांप फंस गया था और उसने बिजली की गति से फुफकार मारते हुए बिटिया को डस लिया। बिटिया की चीख सुनकर सब वहां इकट्ठा हो गए। रहमान चाचा सर पर पैर रखकर पड़ोस में रहने वाले ओझा के यहाँ भागे। ओझा ने कुछ तंत्र मंत्र किया और बिटिया के हाथ पर एक लेप लगाते हुए बोले, बच्ची अभी खतरे से बाहर नहीं है। मुझे फौरन कबूतर का कंठ ला कर दो। मैं उसे उबालकर एक घोल तैयार करूंगा, जिसे पीकर यह पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगी। ये सुनते ही रहमान चाचा कबूतर को पकड़ लाए। ओझा ने बिना देर किए कबूतर का काम तमाम कर दिया। बिटिया की हालत सुधरने लगी। अगले दिन कई नातेदार रिश्तेदार बिटिया का हालचाल जानने के लिए इकट्ठा हो गए। चाचा भी बिटिया की जान बचने से खुश थे और इसी खुशी में उन्होंने सभी को मुर्गा खिलाने की ठानी। कुछ ही घंटों में मुर्गे का भी काम तमाम हो गया। ये सब देखकर बकरा भी काफी डरा हुआ था। पर जब सभी मेहमान चले गए तो वो भी बेफिक्र हो गया। पर उसकी ये बेफिक्री अधिक देर तक नहीं रह पाई। चाची ने रहमान चाचा से कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज बिटिया हम सबके बीच में है। जब सांप ने काटा था तभी मैंने मन्नत मांग ली थी कि अगर बिटिया सही सलामत बच गई तो हम बकरे की कुर्बानी देंगे। आप आज ही हमारे बकरे को कुर्बान कर दीजिए। इस तरह कबूतर, मुर्गे, बकरा तीनों मारे गए और चूहा अभी भी सही सलामत था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा दोस्त या पड़ोसी मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करने की भरकस कोशिश करनी चाहिए। किसी समस्या को दूसरे की समस्या मानकर आंखें मूंद लेना हमें भी मुसीबत में डाल सकता है। इसीलिए मुश्किल में पड़े मित्रों की मदद जरूर करें। ऐसा करके आप कहीं ना कहीं खुद की मदद करेंगे।
दोस्तों, सोचिए अगर चूहे की मदद अगर हुई होती तो तीनों की जान बची रहती। इसीलिए जितना संभव हो सके मुसीबत के समय पड़ोसी, दोस्तों, रिश्तेदारों आदि की मदद कीजिए और मोटिवेशन के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है कि धैर्य एक कड़वा वृक्ष है, परंतु इस वृक्ष पर फल सदा मीठे ही आते हैं। अपने अंदर धैर्य का बीज बोएं, समय आने पर मीठे फल खाने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है धैर्य की आवश्यकता। वर्तमान समय में लोगों के पास धैर्य की बहुत कमी होती जा रही है। उसी को देखते हुए यह स्टोरी आइए सुनते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक समय की बात है, जंगल में एक सियार भूख से परेशान घूम रहा था। एक वृक्ष के नीचे पहुंचा ही था कि उसे मीठे मीठे पके हुए फल की खुशबू आने लगी। सियार ने भूख को खत्म करने का उपाय सोचा। अनेकों प्रयत्न करके भी उस फल को तोड़ने का प्रयत्न करता रहा, किंतु उसके सारे प्रयास विफल रहे। सियार ने योजना बनाई और सभी सियार को बुलाकर लाया। बस क्या था, देखते ही देखते सियार का पूरा झुंड पेड़ के नीचे उपस्थित हो गया। सभी सियारों ने अपनी अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। किसी ने उछलकर उस फल तक पहुंचने की कोशिश की और किसी ने पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न किया। ऐसे ऐसे करके सभी सियार अपनी बुद्धि लगाकर थक चुके थे। तभी पीछे बैठे वृद्ध सियार ने एक युक्ति सुझाया। वह युक्ति इस प्रकार की थी, जो सबसे बलिष्ठ बलशाली सियार हो वह नीचे खड़ा हो जाए और उसके ऊपर उससे कमजोर और उसके ऊपर उससे कमजोर। इस प्रकार खड़े होकर हम सब उस फल तक पहुंच सकते हैं। वृद्ध सियार का यह सुझाव सभी को पसंद आया। बस क्या था, इस योजना को कार्यान्वित किया गया। योजना के अनुसार एक बलवान सियार नीचे पृष्ठभूमि पर खड़ा हो गया। उसके ऊपर दूसरा सियार, उसके ऊपर तीसरा सियार, ऐसे करते करते लगभग 8-10 सियार खड़े हो गए। किंतु इस क्रम में समय अधिक लग रहा था, तो सबसे नीचे खड़ा सियार मन ही मन शंका करने लगा कि मैं कहीं नीचे खड़ा हूं, सबका वजन उठा रहा हूं और जो सबसे ऊपर सियार है वह कहीं फल ना खा जाए। इस शंका में पड़े पड़े वह कुछ समय बाद सिर घुमाकर ऊपर देखना चाहता है कि आखिर हो क्या रहा है। इसके कारण उस सियार का संतुलन बिगड़ जाता है और सभी एक दूसरे पर गिर पड़ते हैं। सभी सियार को चोट आती है। किसी सियार का पूंछ मुड़ गया, किसी के पैर में चोट आ गई, किसी के मुंह पर चोट आई, किसी की पसलियां टूट गईं, किसी की हड्डियां मुड़ गईं। अनेकों प्रकार के चोटों का सामना सभी सियारों ने किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि धैर्य व शांत मन के अभाव में हमारा कार्य बनते बनते अथवा असफल होते होते रह जाता है, जिस तरीके से सियारों के साथ हुआ। इसलिए आवश्यकता है कि अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करना चाहिए। जिस कार्य में जितना समय लगता है उतना समय तो लगेगा ही। कार्य की सफलता तक संयम बनाए रखना चाहिए। इसीलिए धैर्य के साथ परिश्रम करते रहें और धैर्य को बनाए रखें, तभी सफलता हाथ में आएगी। और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा जो हमेशा कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी और कमेंट्स कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।
किसी ने क्या खूब कहा है, जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि हम लालच या धन के चक्कर में पड़कर कैसे अपनी इंसानियत खोते जा रहे हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है न माया मिली न राम। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम हीरा था और दूसरे का मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। रास्ता लंबा था, सो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हरा कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी मानो तो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर वह साधु अपने रास्ते को लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोलकर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना भी न रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से पूरे ऐशो आराम से कट सकती थी। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के उसके हो जाएं, तो वो उसका परिवार हमेशा राजा की तरह रहेगा। मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ ही घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी। उसे बड़ी जोर से भूख लगी आई थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ।
न वो डायन रूपी थैला वहां होता, न उनके मन में लालच आता और न वो एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, यही जीवन का सच भी है। हम माया यानी धन, दौलत, संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हैं कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हैं। माया रूपी डायन हर घर में बैठी है। इसी माया के चक्कर में इंसान इंसानियत भूल बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें कभी भी धन को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती, अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना चाहिए। हमारे पूर्वज भी तो कह गए हैं कि माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। इसलिए माया के लोभ व धन के लालच से बचने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इस मित्रों में भी और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी प्रत्येक सुबह आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो, क्योंकि सहारे कितने भी भरोसेमंद क्यों न हो, आखिर साथ छोड़ ही जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसके जरिए हम आज जानेंगे कि नैतिक सीख देती 3 बातें तो जो कि जीवन में बहुत ही काम आती हैं। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और आज इस स्टोरी में देखते हैं यही बातें। बहुत समय पहले की बात है। सुदूर दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सभी को दरबार में बुलाया और उस पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही टोकते हुए बोला। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे कि तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए, फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। दूसरी बात, हर मौसम एक जैसा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता है, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो। समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात,
अपनी बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। दोस्तों, ये तीनों बातें जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इसे हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करे दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, शिक्षा का फल मीठा होता है, लेकिन शिक्षा की जड़ कड़वी होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। मकर संक्रांति के अवसर पर आज हम जानेंगे पतंग की डोर से शिक्षा क्या मिलती है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी के माध्यम से देखते हैं यह शिक्षा। बहुत समय पहले की बात है। गुजरात में किसी जगह एक गुरु का आश्रम था। दूर दूर से विद्यार्थी उनके पास अध्ययन करने के लिए आते थे। इसके पीछे का कारण यह था कि गुरुजी नियमित शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी बहुत जोर देते थे। उनके पढ़ाने का तरीका भी अनोखा था। वह हर बात को उदाहरण देकर समझाते थे, जिससे शिष्य उसका गुण अर्थ समझकर उसे आत्मसात कर सके। वह शिष्यों के साथ विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ भी करते थे, ताकि जीवन में यदि कहीं किसी से शास्त्रार्थ करना पड़े तो वह कभी कमजोर या सिद्ध न हो। एक बार एक शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, आज मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। गुरुजी बोले, ठीक है, लेकिन किस बात पर या किस विषय पर? शिष्य बोला, आप अक्सर कहते हैं कि सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, मनुष्य को भी दैनिक मूल्य नहीं त्यागने चाहिए, उसके लिए भी श्रेष्ठ संस्कारों रूपी बंधनों में बंधा होना आवश्यक है। जबकि मेरा मानना है कि एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद मनुष्य का इन बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है, अन्यथा मूल्यों और संस्कारों की बेड़ियां उसकी आगे की प्रगति में बाधक बनती है। इस विषय पर मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। शिक्षा शिष्य की बात सुनकर गुरुजी कुछ सोच में डूब गए और बोले, हम इस विषय पर शास्त्रार्थ अवश्य करेंगे, लेकिन पहले चलो चलकर पतंग उड़ाएं और पेड़ चढ़ाएं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है। इस दिन पतंग उड़ाना शुभ माना जाता है। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य खुश हो गया। दोनों आश्रम के बाहर मैदान में आकर पतंग उड़ाने लगे। उनके साथ दो अन्य शिष्य थे जिन्होंने चक्री पकड़ी हुई थी। जब पतंगे एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच गईं, तो गुरुजी शिष्य से बोले, क्या तुम बता सकते हो कि यह पतंगे आकाश में इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंची? शिष्य बोला, जी गुरुजी, हवा के सहारे उड़कर यह ऊंचाई तक पहुंच गई। इस पर गुरुजी ने पूछा, अच्छा, तो तुम्हारे अनुसार इसमें डोर की कोई भूमिका नहीं है? शिष्य से बोला, ऐसा मैंने कब कहा? प्रारंभिक अवस्थाओं में डोर ने कुछ भूमिका निभाई है, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद पतंग को डोर की आवश्यकता नहीं रहती। अब तो और आगे की ऊंचाई वह हवा के सहारे ही प्राप्त कर सकती है। अब देखिए गुरुजी, डोर तो इसकी प्रगति में बाधक ही बन रही है ना। जब तक मैं इसे ढील नहीं दूंगा, यह आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए इस तरह मेरी आज की बात सिद्ध हो गई।
आप स्वीकार करते हैं इसे? शिष्य के प्रश्न का गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले, चलो अब पेंच लड़ाएं। इसके पश्चात दोनों पेंच लड़ाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में पेंच नहीं लड़ रहे, बल्कि दोनों के बीच पतंगों के माध्यम से शास्त्रार्थ चल रहा हो। अचानक एक गोता देकर गुरुजी ने शिष्य की पतंग को काट दिया। कुछ देर हवा में झूलने के बाद पतंग जमीन पर आ गिरी। इस पर गुरुजी ने शिष्य से पूछा, पुत्र क्या हुआ? तुम्हारी पतंग तो जमीन पर आ गिरी। तुम्हारे अनुसार तो इसे आसमान में और भी ऊंचाइयों को छूना चाहिए था, जबकि देखो मेरी पतंग अभी भी अपनी ऊंचाइयों पर बनी हुई है, बल्कि डोर की सहायता से यह और भी ऊंचाई तक जा सकती है। अब क्या कहते हो तुम? शिष्य कुछ नहीं बोला, वह शांत भाव से सुन रहा था। गुरुजी ने आगे कहा, दरअसल तुम्हारी पतंग ने जैसे ही मूल्यों और संस्कारों रूपी डोर का साथ छोड़ा, वह ऊंचाई से सीधे जमीन पर आ गिरी। यही हाल हवा से भरे गुब्बारे का भी होता है। वह सोचता है कि अब मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। वह वहां से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हाथ से छूटता है, उसकी सारी हवा निकल जाती है और वह जमीन पर आ गिरता है। गुब्बारे को भी डोर की जरूरत होती है, जिससे बंधा होने पर ही वह अपने फूले हुए आकार को बनाए रख पाता है। इस तरह जो हवा रूपी झूठे आधार के सहारे टिके रहते हैं, उनकी यही गति होती है। शिष्य को गुरु जी की सारी बात समझ में आ चुकी थी और पतंग बाजी का प्रयोजन भी। शास्त्रार्थ के इस अनोखे प्रयोग से अभिभूत वह अपने गुरु के कदमों में गिर पड़ा। गुरु जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि यह मकर संक्रांति का सच्चा ज्ञान है। आज से तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उत्तरायण की ओर गति करे और बढ़ते दिनों की तरह तुम जीवन के क्षेत्र में भी उन्नति करो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें भी समझना चाहिए कि जैसा कि गुरु जी ने समझाया और बढ़ते दिनों की तरह आप भी उन्नति करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ दिन की शुरुआत करते रहें। और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में, कमेंट्स कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, 8 गुणों की वजह से हर जगह मान सम्मान मिलता है। ये 8 गुण हैं बुद्धि, अच्छा चरित्र, आत्मनियंत्रण, शास्त्र अध्ययन, साहस, मितभाषिता यानी सिर्फ जरूरत होने पर ही बोलना, दान और कृतज्ञता यानी मदद करने वालों का आभार मानना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज का जो स्टोरी का शीर्षक है, वो शीर्षक है पराक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रतिष्ठित हो। ये कहानी रामायण काल की है, जो कि अंगद जी ने हनुमान जी से पूछा था कि ऐसा क्या करना चाहिए, तो उसी पर आधारित ये कहानी है। तो चलिए सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। रामायण में युद्ध से पहले का किस्सा है। श्री राम ने यह तय कर दिया था कि अंगद को रावण के दरबार में दूत बनाकर भेजा जाएगा। लंका के दरबार में जाने से पहले अंगद हनुमान जी के पास पहुंचे। अंगद हनुमान जी के भक्त भी थे और उन्हें गुरु भी मानते थे। अंगद ने हनुमान जी से कहा, आप तो पहले लंका जा चुके हैं और मैं अब जा रहा हूं। आप बताइए मुझे वहां जाकर क्या और कैसे करना चाहिए। हनुमान जी ने समझाते हुए कहा, जो भी काम करो उसकी चर्चा हमेशा होनी चाहिए। पराक्रम ऐसा होना चाहिए जो प्रतिष्ठित हो। अंगद ने हनुमान जी की बातें ध्यान से सुनी और फिर सोचते रहे कि इन बातों का सही अर्थ क्या होगा।
कुछ समय बाद अंगद रावण के सामने खड़े थे। रावण लगातार अंगद का अपमान कर रहा था। रावण ने धर्म की दुहाई देते हुए कहा, मैं धर्म जानता हूं, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं। तुम्हारा पिता बाली मेरा मित्र था। तुम अपने कुल की प्रतिष्ठा नष्ट कर रहे हो। जिस राम के साथ तुम हो उसके पास क्या है? डरपोक विभीषण, तुम और सुग्रीव जैसे बंदर, हारा और थका हुआ भाई, स्वयं वनवासी राम, तुम क्या मुकाबला करोगे हमारा? हाँ, एक बंदर जरूर बलवान है, जो पहले आया था, जिसने लंका जलाई थी। वह जरूर तुम्हारे पक्ष में बलशाली है। ये बात सुनते ही अंगद समझ गए कि हनुमान जी ने कहा था कि जो काम करो वह इस तरीके से करो कि दुनिया उसे वर्षों तक याद रखे। हनुमान जी की लंका जलाकर गए तो रावण आज तक उन्हें याद कर रहा है। तो दोस्तों, इस कहानी ने हमें जो सीख दी कि हमें हमेशा अच्छे काम करना चाहिए। काम इस ढंग से करें कि लोग हमें और हमारी सफलता को हमेशा याद रखें। जैसा कि उसके बाद अंगद जी ने ऐसा काम किया था कि आज भी उनको बोलते हैं कि अंगद का पैर जमा दिया है, अगर कोई उठाकर देखे तो उठाकर बताए। तो ऐसा काम अंगद जी ने भी किया था, जिसकी कहानी आप पहले से जानते हैं। तो दोस्तों, जीवन में भी आप कुछ काम ऐसा करिए जो प्रतिष्ठित हो और पराक्रम हो। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट्स कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी और का दुख देखकर आपको भी दर्द होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि जीवन में परिवार के साथ साथ परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है परिवार एवं परमात्मा। एक महिला थी, पक्षी पालने में उनकी बहुत रुचि थी। एक बार एक दुकान पर गई और एक तोता देखकर दुकानदार से बोली, हमें यह तोता दे दो। दुकानदार समझदार था, बोला, माता जी आप कोई दूसरा तोता ले लो, इसे नहीं ले। वो बोली, नहीं, मुझे तो यही बहुत अच्छा दिख रहा है, इसे ही दे दो। दुकानदार ने आग्रह किया कि इस तोते को घर ले जाएंगी तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। महिला ने पूछा, क्या बात है, क्या दिक्कत आएगी? दुकानदार बोला, इसकी वाणी ठीक नहीं, कुछ ठीक नहीं बोलता है। बोली, मैं तो बहुत धर्म कर्म करती हूँ, मेरे घर जाकर तो अच्छा राम नाम लेना सीख जाएगा। दुकानदार ने फिर आग्रह किया, लेकिन वो देवी जी नहीं मानी और वही तोता ले लिया। पिंजरे के साथ तोते को घर ले आई। घर में प्रवेश करते ही तोता बोला, तू मरेगी बुढ़िया। महिला को उस दुकानदार की बात याद आ गई, परंतु सोचा अभी बच्चा है, नादान है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। लाकर पिंजरे को ऊपर टांग दिया। अब जब भी तोते को बोलने का मौका मिलता वह ऐसे ही कुछ बोलता, कहता, डोकरी तू दुष्टा है, भूखी मरेगी। घर आने वाले अतिथियों के सामने भी ऐसा ही बोलता। सुन सुनकर माताजी बड़ी परेशान हो गई। जाकर दुकानदार को बताया तो दुकानदार बोला, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि इसे मत ले जाइए। देखिए बहन जी, बात यह है कि पहले यह एक जेल में था, फिर एक वेश्यालय में गया और उसके बाद जुआ घर में, और अब आप ले गई इसे। देवी जी के यहाँ एक पंडित जी का आना जाना था। एक दिन जब वो आए तो जैसे ही घर में प्रवेश किया, तोता बोल उठा, पंडित तेरा सत्यानाश हो।
पंडित जी ने सोचा, यह क्या है? माता जी, आपके घर तो भजन पूजन होता है, पर यह क्या? माता जी बोली, एक दिन बाजार गई थी और दिख गया तो इसे ले आई। दुकानदार ने तो कहा था कि यहाँ वहाँ रहकर आया है और बाणी से शुद्ध नहीं है, फिर भी ले आई और बहुत प्रयास किया सुधारने का, परंतु यह नहीं सुधरा। पंडित जी बोले, ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, इसे मुझे दे दीजिए। मेरे यहाँ एक तोता है, दिन भर कंठी माला लेकर राम नाम जपता रहता है। इसको भी ले जाकर उसके साथ रख दूंगा तो इसकी भी संगत में अभी सीख जाएगा। माता जी तो किसी तरह पिंड छुड़ाना ही चाहती थी। बोली, देर मत कीजिए पंडित जी, ले ही जाइए इसे। और पंडित जी उस तोते को अपने घर ले आए। अब वह तोता पंडित जी के यहाँ रहने लगा। कोई 6 महीने बाद वो देवी जी पंडित जी के घर गई और पूछा, वह तोता कहाँ है? पंडित जी बोले, अरे हाँ, बहुत दिन से हमने भी नहीं देखा, वो उधर है, चलिए देखते हैं। भीतर जाकर देखा, एक तोता पिंजरे में, दोनों तोते आराम से बैठे हैं। और आज वह तोता उन देवी जी को देखकर कुछ नहीं बोला। देवी जी ने कहा, अरे वाह, यह तो सचमुच सुधर गया है। देवी जी ने उस तोते से पूछा, क्यों रे, अब कुछ नहीं बोलता तू? मेरे घर में तो इतने अपशब्द कहता था, अब क्या हो गया? उस तोते ने देवी जी को देखा और बोला, अम्मा जी, दरअसल बात यह है कि मैं तोता नहीं तोती हूँ, और बहुत दिनों से एक अदत्त तोते की तलाश में थी। अब यह मिल गया तो किस बात के अपशब्द, हो गया मेरा काम। सुनकर पंडित जी घबराए और अपने तोते पर नजर डाली तो देखा उसकी कंठी माला तो एक कोने में पड़ी है। बोले, क्यों रे, यह सब क्या है? तूने माला जपना क्यों छोड़ दिया? रोज तो बड़ा सीताराम सीताराम करता था, आज क्यों चुप है? तोता बोला, महाराज, मुझे भी एक अदत्त तोती की तलाश थी, तो इस किए जा रहा था सीताराम सीताराम। जब मिल गई तो ये बड़ी तुम्हारी कंठी माला, अब किस बात का सीताराम? देखिए, तोते को तोती मिल गई और तोती को तोता मिल गया, तो दोनों ने अपने भगवान छोड़ दिए। यही हमारी कहानी है। हमको संसार मिल जाए तो परमात्मा छूट जाता है। परिवार और परमात्मा एक साथ साधना भी एक कला है। दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना पड़ता है। हमारी आयु के 4 पड़ाव हैं, बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और बुढ़ापा। सभी को इनसे गुजरना ही है। बचपन अपनी सरलता के लिए जाना जाता है, जवानी सक्रियता के लिए जानी जाती है, प्रौढ़ता में समझ हो और बुढ़ापे में समर्पण आ जाए तो उम्र के 4 पड़ाव अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, अपने अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए और परिवार के साथ परमात्मा का सामंजस्य बिठाते रहने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, कमेंट जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल प्रेरणादायक कहानियाँ आपको मिलती रहें, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।